नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और हमारे आज के वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत धारा 154 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और जनरली सभी ने इसके बारे में सुन रखा है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं FIR के बारे में, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट। तो संज्ञेय मामलों में जो इत्तिला होती है, जो इन्फॉर्मेशन, इत्तिला मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना दी जाती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो DAVV के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो LLB थर्ड सेम में टॉपिक आता है, या फिर आपको जिस भी किसी सेम में दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ना है वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं धारा 154 में संज्ञेय मामलों में इत्तिला के बारे में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी कोई संज्ञेय मामला होता है, क्योंकि असंज्ञेय मामला अगर होता है तो वो कंप्लेन यानी कि परिवाद किया जाता है, जो सीधे मजिस्ट्रेट को की जा सकती है। लेकिन अगर संज्ञेय मामले में है बेसिकली, तो प्रत्येक इत्तिला यानी कि प्रत्येक जो सूचना है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जो है दी जाती है। और कैसे दी जाती है, या तो मौखिक दी जाती है या फिर लिखित रूप में की जाती है। तो अगर जो जिस भी फॉर्मेट में कोई कंप्लेनर अगर कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, कोई शिकायत कर रहा है, तो क्या करेगा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, उसको जो है लेखबद्ध करेगा और सामने वाले को पढ़कर सुनाएगा और उसके हस्ताक्षर भी लेगा। ठीक है, तो ये वाली प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर हमने इसी के बारे में बात की। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है टर्निंग पॉइंट आता है, वो ये आता है कि अगर धारा 326, ठीक है, 326A ये एसिड वगैरह फेंकने के लिए अगर किसी महिला पे रहता है उसके संबंध में, और 326B 354 के जितने भी सेक्शंस होते हैं, स्पेशली जो मॉडेस्टी यानी कि शील भंग करने के उद्देश्य से आपराधिक हमले से संबंधित होता है। 376 की बात करें, हम इसको शॉर्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रेप से संबंधित होता है। 509 ही होता है अगर किसी महिला को अपमानित करने के उद्देश्य से गाली गलौज वगैरह की जाती है, तो 509 होता है। ठीक है, तो इसका ब्रीफ वीडियो हम दूसरे वीडियो जो हमने वीडियो अपलोड किए वहाँ पर हमने चर्चा की, तो यहाँ पर हम मात्र इन्हीं की बात करेंगे। तो अगर इससे संबंधित कोई शिकायत कोई महिला दर्ज करवाती है, या तो वो घटना हो चुकी है या इसको प्रयत्न करने का होता है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है वो एक महिला होनी चाहिए, अर्थात महिला पुलिस अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो यहाँ पर FIR का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। दूसरा ये होता है कि जो भी FIR करता है, जो भी इत्तिला देता है किसी भी संज्ञेय अपराध से संबंधित, तो उसकी निःशुल्क प्रति जो है उसे दी जाती है पुलिस स्टेशन के द्वारा ही। और यहाँ पर तीसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के पास गया है कंप्लेन करने और वो कंप्लेन नहीं लिखता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, लिखित रूप में या डाक द्वारा जो पुलिस अधीक्षक होते हैं यानी कि जो SP होते हैं, उसको जो है अपनी भेज सकता है कि हम भैया हमको इस विषय पे शिकायत करनी है, लेकिन यहाँ कोई अपराध हुआ है जो कि संज्ञेय मामला है और वो शिकायत दर्ज नहीं कर रहे। और अगर SP उसको उनको ऑर्डर दे देता है, तो फिर उनको FIR जो है लिखना पड़ती है। तो यहाँ पर ये 3 बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी के रिस्पेक्ट में इसको कुछ पॉइंट में और समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप समझ गए होंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम कई और बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका जो है एक इंडेक्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट का स्वरूप क्या है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का क्या प्रभाव है, अभियुक्त द्वारा दायर रिपोर्ट 2 FIR का क्या अर्थ है, क्या दैनिक डायरी की प्रविष्टि को FIR माना जा सकेगा, और मरणान्वेषण रिपोर्ट प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं होती। ठीक है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट का अभिलेखन, टेलीफोन पर की गई बातचीत के आधार पर की गई किसी व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जा सकती है, इत्तिलाकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रथम जो इत्तिला रिपोर्ट है उसको मजिस्ट्रेट को भेजे जाने में विलंब, और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संबंधी धारा 154 पर अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 का प्रभाव। तो इतनी चीज़ें हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले बिंदु को डिस्कस करते हैं, जो कि है प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संबंधित। इसमें हम 2 जो है प्रमुख जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जिसको हम FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, वो क्या होता है। तो धारा 154 के अधीन जो सूचना दी जाती है वही क्या है, FIR कहलाती है। चूंकि अपराध के बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट भी जो है कहते हैं। अब यहाँ पर अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा है कि प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट के साक्षिक मूल्य पर प्रकाश
डालते हुए कहा है कि जो एफआईआर होती है स्वयं मौलिक साक्ष्य के भाग के रूप में ग्राह्य नहीं होती है, क्योंकि प्रथम इत्तिला प्राप्त होने के बाद ही जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। ठीक है, और इस सूचना रिपोर्ट का उपयोग अन्य साक्ष्यों के कथन के खंडन या अनुसमर्थन हेतु नहीं किया जा सकता है। एफआईआर के बारे में इसी प्रकार ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर न्यायालय ने कहा है कि एफआईआर के आगे कुछ शब्द नहीं जोड़े गए, विश्वसनीय और युक्तियुक्त। इसका रीज़न ये है कि एफआईआर करने अगर कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ पर पुलिस का जो भार साधक अधिकारी है वो ये बोल कर इनकार नहीं कर सकता है कि सत्यता, विश्वसनीयता, युक्तियुक्तता इसमें नहीं है। उसको करना ही पड़ती हो, फिर वो इन्वेस्टिगेशन की बात का विषय होता है कि वो सही है या विश्वसनीय है या घटित हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर इन बातों को प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न्यायालय ने ही कहा है कि एफआईआर से प्रकट होना चाहिए कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। अगर मान लीजिए उससे ऐसा जो है प्रकट नहीं होता है तो एफआईआर रजिस्टर करने से पहले जो है प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जांच को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि वैवाहिक या पारिवारिक विवाद है, आजकल जो है मैट्रिमोनियल के जैसे 498 वगैरह के केस हो गए, कोई वाणिज्यिक अपराध है, मेडिकल लापरवाही के प्रकरण है, भ्रष्टाचार का अपराध है, या ऐसे मामले जिसमें आपराधिक अभियोजन प्रारंभ करने में असामान्य विलंब हुआ है, तो इसके पहले क्या है, जांच की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये दो प्रमुख वाद हमने देखे। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को, जिसको हमने इंडेक्स में शो करा था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का स्वरूप। तो यहाँ पर एक बहुत ही जो सुप्रीम कोर्ट का फेमस जजमेंट है वीके मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य, यहाँ पर इसमें ये कहा गया है कि जो एफआईआर होती है उसको एक विश्वकोश की तरह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह नहीं देखना चाहिए कि इसमें सारी बातें लिखी हो, इसमें अभियोजन के बारे में सविस्तार ब्यौरा दिया हो। ठीक है, वो संक्षिप्त भी हो सकता है और जो वो बयान देने आते हैं उसको साबित करना होता है तो वो जो है बोल सकता है। ठीक है, उसको विस्तृत में बोल सकता है। तो इसमें केवल अभियोजन संबंधित बड़े मुद्दे ही अभिलेखित किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस बात का यही मीनिंग निकल रहा है कि एफआईआर में घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जजमेंट हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हाँ एक और बात है, एक और जजमेंट है, इसमें हमको लिखना चाहिए कि यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत संघ के बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के संबंध में स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लैंगिक अपराध, आतंकवाद, देशद्रोह और विप्लव आदि से गंभीर तथा संवेदनशील अपराधों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के संबंध में रजिस्टर की गई एफआईआर 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन नहीं था चीज़ें, तो एफआईआर जो होती थी तो उसमें एडिटिंग कर लेते थे पुलिस वाले या जो पहुंच वाले लोग हैं, राजनीतिक वाले लोग हैं, कागज़ में जो है इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें एडिटिंग कर सकते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो जैसे ही कोई व्यक्ति एफआईआर करने जा रहा है, अगर वो रजिस्टर हो गई है, कंप्यूटर में लिखी जा रही है, तो फिर उसमें एडिटिंग नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि आजकल तो क्या होता है कि तुरंत ही जो है उस पर चढ़ जाता है सिस्टम पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस केस में कहा गया है कि 2016 का वाद है ये कि 24 घंटे के भीतर क्या है, अपलोड हो जानी चाहिए। और जो केस हमने अपवाद बताया है उसके कुछ विशेष तथ्य होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको छूट दी गई है। तो अब हम तीसरे बिंदु को समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब का क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर जो विलंब वाली बात की गई है ये प्रत्येक मामलों के परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है रमेश चंद्र नंदलाल पारिक बनाम गुजरात राज्य का वाद। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है और उसका जो है एफआईआर रजिस्टर हो गया है, उसने सेम प्रवृत्ति का दूसरा अपराध पुनः घटित किया है और सेम उसी प्रकार का प्रकरण दर्ज हुआ है, तो वो ये दूसरी एफआईआर को इस कारण पे क्वेश्चन नहीं करवा सकता है कि उसने इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। तो यहाँ पर ये कहा गया है। और पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य के वाद में न्यायालय ने कहा है कि जनरली जो लैंगिक अपराध होते हैं और अगर उसमें देर होती है तो इस कंडीशन में जो है देरी को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ऐसे कई कारण होते हैं कि इस प्रकार के अपराध जो है सीधे दर्ज नहीं करवाए जाते हैं। तो ये प्रत्येक मामले की जो है परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस बिंदु में कुछ घटनाक्रम हमने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ पर जो व्यक्ति अपराध कर रहा है वही अगर गिल्टी में होता है तो जाकर
पुलिस थाने में अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, जिसके आधार पर क्या होता है, एफआईआर दर्ज होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उसके कथनों के खंडन के लिए और उसके अनुसमर्थन के लिए एफआईआर का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात अभियुक्त को अभियोजन का साक्षी नहीं बनाया जा सकता है। जहाँ दी गई कोई इंफॉर्मेशन संस्कृति प्रकृति की है तो इसका प्रयोग इत्तिलाकार के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के विपरीत होगा। और जहाँ अभियुक्त द्वारा की गई कोई इत्तिला संस्कृति के स्वरूप की नहीं है तो उसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन आचरण के रूप में तथा धारा 21 के अधीन, ठीक है, 8 के अधीन जो है अधीन आचरण के रूप में तथा धारा 21 के अधीन स्वीकृति के रूप में किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट था। अब हम बात करते हैं 2 एफआईआर। 2 एफआईआर में एक प्रमुख वाद है पी श्री कुमार बनाम वर्सेस केरल राज्य। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने बैंक में धोखाधड़ी की थी, तो यहाँ पर उसके विरुद्ध 2 एफआईआर रजिस्टर हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि एक ही अपराध के लिए 2 एफआईआर एक ही व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाना जो है परमिसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु यदि दूसरी एफआईआर उसी व्यक्ति द्वारा फाइल न कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है तथा उसमें अपराध की घटना के बारे में अन्य ब्यौरा हो, तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट द्वारा दूसरी एफआईआर अपास्त किया जाना उचित नहीं होगा। अतः हाईकोर्ट धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते समय दूसरी एफआईआर को अपास्त करके अधिकारिता संबंधी भूल की है, इसलिए इसका आदेश निरस्त किए जाने योग्य है, ठीक है। हमने जो बताया पी श्री कुमार इनके केस में था। चलिए अब आगे हम देखते हैं 6ठा पॉइंट कि क्या दैनिक डायरी की प्रविष्टि को एफआईआर माना जाएगा। तो यदि टेलीफोन पर प्राप्त संदेश या सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक जो दैनिक डायरी रिपोर्ट में प्रविष्टि करता है कि उक्त इत्तिला प्राप्त होने के कारण वह अन्य सिपाहियों के साथ घटनास्थल की ओर जा रहा है तथा यदि इस प्रविष्टि से खुलासा हुआ हो कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो टेलीफोन पर प्राप्त इस सूचना को एफआईआर जो है कहा जाएगा। बेसिकली नहीं माना जाता है, लेकिन इस कंडीशन में जो है कहा जाएगा। चलिए मरणान्वेषण रिपोर्ट एफआईआर नहीं होती। तो इसमें कहा गया है कि यदि मामले की केस डायरी में दर्शाया गया हो कि फर्द बयान मरणान्वेषण के पूर्व अभिलेखित किए थे, तो उस स्थिति में मरणान्वेषण को एफआईआर के रूप में ग्राह्य नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गई। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी क्या होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 154 के अधीन संज्ञेय अपराध के संदर्भ में जो की जाने वाली रिपोर्ट है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से कम श्रेणी के अधिकारी को अभिलिखित नहीं की जाएगी। 9वां बिंदु को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट का अभिलेखन। तो एक सब इंस्पेक्टर जो होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिलेखन तथा उसके अनुसरण में अन्वेषण करने के लिए जो है एक सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। यहाँ पर एक जजमेंट है सेनी बनाम तमिलनाडु राज्य। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि यदि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं द्वारा प्राप्त की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वो वहाँ पर जाकर क्या है पूछताछ कर सकता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किंतु वह किसी भी स्थिति में घटनास्थल पर अपने साथ प्राथमिकी पुस्तिका को ले जाने के लिए अधिकृत नहीं है। यहाँ पर इस बिंदु पे चर्चा की गई है। अब हम 10वां देखते हैं पॉइंट कि टेलीफोन पर की गई बातचीत के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। तो यदि धारा 154 में दर्शाया गया है कि किसी एफआईआर को किसी इत्तिला को एफआईआर माने जाने के लिए आवश्यक होता है कि इत्तिला देने वाले व्यक्ति द्वारा क्या हो हस्तांतरित हो। इस दृष्टिकोण से टेलीफोन पर दी गई सूचना धारा 154 को हस्तांतरित होने वाली शर्त पूरा नहीं करती है, परंतु इसे केवल एक औपचारिकता मानते हुए दूरभाष से पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना इत्तिला को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जाएगा। और हालांकि अब 0 एफआईआर वाला भी जो है कल्चर चल रहा है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं कि इत्तिलाकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार 12वां बिंदु है प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाने में विलंब। तो विधि अपेक्षा करती है कि एफआईआर जो है यथाशीघ्र बिना विलंब के मजिस्ट्रेट को क्या है प्रेषित कर दी जाए, मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जाए। यदि विलंब अन्यथा युक्तियुक्त विश्वसनीय हो तो ऐसे विलंब को जो है घातक नहीं माना जाएगा, लेकिन ठीक है घातक नहीं माना जाएगा। और एफआईआर मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के लिए यदि यह कारण बताया जाए कि न्यायालय में पूर्व अवकाश लेने के कारण विलंब हुआ तो इसे उचित कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु को प्रकाश डाला है। तीसरा है प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक महत्व। तो यह पूर्णतः जो है क्लियर है कि एफआईआर सारभूत साक्ष्य नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट है सारभूत साक्ष्य नहीं होता है, केवल प्राइमरी होता है।
अर्थात इसे इन तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है जिसका उल्लेख एफआईआर में किया है। यह भी अंतिम रूप से स्थापित है कि जब तक कि एफआईआर को साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 2 के अंतर्गत प्रस्तुत न किया गया हो, इसका उपयोग धारा 157 तथा धारा 155 के अधीन केवल साक्षी द्वारा किए गए कथन की संपुष्टि करने, खंडन करने या उसे अविश्वसनीय साबित करने के लिए ही किया जा सकता है। आई थिंक ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब इस एफआईआर टॉपिक के लास्ट बिंदु को हम समझेंगे कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यानी कि एफआईआर संबंधी धारा 154 पर अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 का प्रभाव क्या हुआ है। तो यहाँ पर ये जो संशोधन हुआ है 2013 में, इसके तहत धारा 166A जोड़ी गई और यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर को दर्ज करने से इनकार करता है तो वह 6 मास के दंड से जो कि कम नहीं होगा और जो 2 वर्ष तक का हो सकता है दंडित किया जाएगा। अर्थात अगर वो एफआईआर को आनाकानी करता है, कौन कौन से अपराध, मतलब सारे अपराध नहीं, कौन से अपराध जिसको वो मना करता है तो वो स्पेशली महिलाओं से संबंधित अपराध है। ठीक है, अर्थात कि यदि हम अभी निम्न अपराध बताएंगे, इनके घटित होने पर पुलिस थाने का प्रभारी उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए इनकार करता है, आनाकानी करता है तो उसको क्या होगा, इतना दंड दिया जा सकता है। अब हम उन एक बार अपराधों को देख लेते हैं कौन कौन से वो अपराध है। तो पहला है 326A जिसमें एसिड के प्रयोग द्वारा स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करना शामिल होता है। 326B किसी पर स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। 324A किसी महिला के शीलभंग के 324 नहीं 354 है, किसी महिला के शीलभंग के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसी प्रकार से B, C ये होता है। इसी प्रकार इसके ABCD क्लोज इसमें सभी शामिल हैं। और 370 व्यक्तियों का अवैध व्यापार। 370A भी यहाँ पर है कि अवैध व्यापार के शिकार बच्चे का शोषण हो रहा है। 376 जो कि रेप से संबंधित अपराध है, इसके सारे ABCD क्लोज शामिल होते हैं। और 509 ठीक है, अर्थात शब्द या भाव भंगिमा अगर कोई गलत करता है और इससे संबंधित अगर कोई अपराध है और कोई कंप्लेन करने आता है और पुलिस थाने का अधिकारी मना करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है और ये चीज़ संशोधन के द्वारा जो है जोड़ी गई है। तो आई थिंक आपको एफआईआर से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने कोशिश करी है कि हम कम समय में आपको सारे फैक्ट बताएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो पसंद आया है, ना आया है तो इसे लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।